Hello students, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video we will be discussing about the 24th chapter. 24वां चैप्टर है ये मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री की ये सीरीज बेस्ड है बिपिन चंद्रा के बुक पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है ये सिविल सर्विसेज एग्जाम की, अगर तब तैयारी करते हो तो एक मस्ट रीड बुक है ये, बहुत ही अच्छे से लिखी गई है। इस सीरीज की खासियत यह है कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो एक नोट फॉर्म में पढ़ाता हूँ, ठीक है। मतलब कि मैं वो सारी बातें यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ जो किताब में लिखी गई है और जो आपको चाहिए पॉइंट वाइज मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो नोट की तरह मैं मतलब किताब को मैंने छोटा करने का कोशिश किया है ताकि जो बल्क है वो हट जाए और आपको आसानी से क्षण के वो मटेरियल मिल जाए जो आपको चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतरीन रहेगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि एक्सप्लेन्ड वे में एक बार मैंने एक्सप्लेन दे दिया एग्जांपल्स के साथ तो आपको चीज़ें रिकॉल करनी आसान हो जाएंगी। नोट के तौर पे लास्ट में आपको ये पूरी सीरीज का, जब सीरीज एक कंप्लीट होगी, मैं रिपीट करता हूँ, जब कंप्लीट हो जाएगी सीरीज तो आपको नोट दे दिया जाएगा, पीडीएफ के तौर पे नोट मिल जाएगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है, चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इन मटेरियल्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड स्टार्ट करता हूँ, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे हम लोग। 24th चैप्टर द राइज ऑफ लेफ्ट विंग है ये, ठीक है। द राइज ऑफ लेफ्ट विंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेफ्ट विंग के बारे में जो एक्चुअली नेशनल मूवमेंट था उसमें इनका कंट्रीब्यूशन क्या था और कैसे इनका राइज हुआ, कब राइज हुआ, क्या कारण रहे, क्या इनकी कमियां रही, क्या अच्छे काम किए हमने, ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। पहला पॉइंट देखो, एक पावरफुल लेफ्ट विंग ग्रुप 1920s में और 1930s में डेवलप हुआ। पावरफुल लेफ्ट विंग डेवलप हुआ कब? 1920s में, 1930s में। हुआ क्या कि उस समय एक मूवमेंट चल रहा था, 1920s की बात करें तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा था, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट इसके साथ ही था। तो ये मूवमेंट एक्चुअली चौरी चौरा कांड हुआ, उसके बाद ये मूवमेंट बंद हो गया, ठीक है। मूवमेंट को खत्म कर दिया गया। ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मैंने पढ़ाया हुआ है, देख लेना नहीं अगर देखा है तो। चौरी चौरा कांड के बाद इसको छोड़ना पड़ गया। गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये वायलेंट मोड ले रहा है तो इसको हम लोग बंद कर। इस वजह से क्या हुआ, कुछ जो यंग लॉट था उस समय का और जो कांग्रेस में पार्टिसिपेट करता था वो कहीं ना कहीं खुश नहीं था। जो कांग्रेस का मेथड था या फिर ओवरऑल कहीं गांधी जी का जो मेथड था कांग्रेस का, गांधी जी का, उससे यंग लॉट खुश नहीं था। इसलिए क्या हुआ, एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगे ये लोग। ऑल्टरनेटिव इनको दिखा भी 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था, वहां से इंस्पायर्ड थे ये लोग। साथ में मार्क्सिज्म के बारे में इन्होंने पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया। तो एक ओवरऑल एक व्यू इन्होंने डेवलप किया कि कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग की जरूरत है। इन्होंने नेशनल मूवमेंट को बोला कि नेशनल मूवमेंट तो इम्पोर्टेंट है लेकिन साथ में इसके साथ जो हमारी सोसाइटी के प्रॉब्लम है, सोशल एंड इकोनॉमिक इमांसिपेशन भी लोगों का होना चाहिए। इकोनॉमिकली बहुत वीकर हैं हम लोग, सोशली हम लोग एक्सप्लॉइटेड हैं, तो हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक इमांसिपेशन भी होना चाहिए। तो इसलिए लेफ्ट विंग का हमारे कंट्री में राइज होता है, ठीक है। सो पावरफुल लेफ्ट विंग ग्रुप इन 1920s and 1930s that actually what they did stream of national struggle along with the struggle for the social and economic emancipation। जोड़ दिया इन्होंने, स्ट्रगल जो था नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम उसको जोड़ दिया इन्होंने स्ट्रगल फॉर सोशल इकोनॉमिक इमांसिपेशन। इनका मकसद ये था कि कहीं ना कहीं नेशनल स्ट्रगल जो फ्रीडम है उसमें जोड़ दें लोग इसको भी, कि भाई इस पे भी ध्यान दो, इकोनॉमिक इमांसिपेशन भी, सोशल इमांसिपेशन भी होना चाहिए, लोगों का उत्थान करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है
इन्होंने कहा कि जो सप्रेस्ड हैं, जो एक्सप्लॉइटेड है, उनका सोशल एंड इकोनॉमिक इमांसिपेशन जोड़ना ही पड़ेगा। यही इनका व्यू था। इसमें शुरुआती दौर में दो बड़े नाम सामने आए, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का। जवाहरलाल नेहरू भी बहुत ओरिएंटेड थे सोशली, काफ़ी ज़्यादा सोशलिज्म के को लेकर ये एक्टिव थे, जानते थे, पढ़ते थे, गए भी थे कई जगह, ब्रूसेल्स गए थे, देन रसिया भी गए थे ये। सुभाष चंद्र बोस भी, इनकी भी लेफ्ट आइडियोलॉजी थी शुरू में, काफ़ी लेफ्टिस्ट थे। देन इसका फाइनल कल्मिनेशन क्या हुआ, सीपीआई और सीएसपी का गठन हुआ हमारे कंट्री में। इनके बारे में बताऊंगा, सीपीआई क्या है, सीएसपी क्या है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये दोनों पार्टियों का गठन हुआ, ये 1925 और ये 1934, ठीक है, इनका गठन हुआ। इनके बारे में डिटेल है आगे, डोंट वरी, बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये दो लेफ्ट पार्टियां थी उस समय की, मेजर लेफ्ट पार्टियां थी, ठीक है। अभी चिटपुट ग्रुप्स तो बने ही थे, लेकिन ये मेजर पार्टियां थी जिन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया नेशनल मूवमेंट में भी, ओवरऑल सोशल एंड इकोनॉमिक इमांसिपेशन प्लस नेशनल मूवमेंट दोनों। नेक्स्ट है, हाँ, अब ये बात मैंने आपको बोली थी कि इनके ये जो ग्रुप था लेफ्ट विंग का, ये कहाँ से अपना इंस्पिरेशन लेता था। तो उस समय जस्ट इम्पैक्ट हुआ था इनके ऊपर रशियन रिवोल्यूशन का। रशियन रिवोल्यूशन के बारे में ब्रीफ बता दूं तो 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी ने, जिसको लीड कर रहे थे वीआई लेनिन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम सोशलिज्म के लिए से रिलेटेड। इन्होंने क्या किया, उस समय जो जारिस्ट डिजाइन था रसिया में, उसको उखाड़ फेंका। दे ओवरथ्रू जारिस्ट डिजाइन एंड they believed in I'm talking about these left wing groups, they also believed in the socialist doctrine, especially Marxism and sudden attraction, ठीक है। तो ये एक मतलब बैकग्राउंड था जिससे ये लोग इन्फ्लुएंस हुए थे, रशियन रिवोल्यूशन, सोशलिस्ट डॉक्ट्रिन, मार्क्सिज्म एंड सडन अट्रैक्शन टुवर्ड्स सोशलिज्म, ये सब रीजन था। दे ऑर्गेनाइज लेफ्ट विंग एंड फाइनल द कल्मिनेशन वाज सीपीआई एंड सीएसपी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Many young persons who were not happy with the non-cooperation movement, who participated in the non-cooperation movement but not happy, they were very unhappy with the results of non-cooperation movement, इसको तो छोड़ दिया गांधी जी ने, चौरी चौरा के बाद इसको अबेंडन कर दिया, एंड कर दिया इस मूवमेंट का। इसके आउटकम से ये लोग अनहैप्पी थे। साथ में गांधीयन प्रिंसिपल से, गांधीयन पॉलिसी से भी ये लोग सेटिस्फाइड नहीं थे एंड एक ऑल्टरनेटिव आइडिया ढूंढ रहे थे। साथ में उस समय जो गांधी जी का ऑल्टरनेटिव उस समय था, एक स्वराजिस्ट प्रोग्राम था, स्वराज पार्टी का गठन करके सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इन्होंने एक्टिव थे ये दोनों स्वराजिस्ट को लेकर, ये लोग पार्टिसिपेट करते थे लेजिस्लेशन में। इनके बारे में मैंने पढ़ाया हुआ स्वराज पार्टी के बारे में। एनीवे, नो चेंजर एंड प्रो चेंजर स्वराजिस्ट, ठीक है। तो ये एक वीडियो भी है, देख लेना। स्वराजिस्ट से भी ये लोग खुश नहीं थे, जो यंग लॉर्ड था, इनसे भी खुश नहीं। ओवरऑल इनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं था। ऑल्टरनेटिव क्या था, ये लेफ्ट आइडियोलॉजी के साथ बढ़ना चाहते थे। लेफ्ट आइडियोलॉजी की बात करें तो ये थोड़े से रेडिकल थे, रेडिकलिज्म में ज़्यादा विश्वास करते थे। मतलब कि यार ये मानते थे, लेफ्ट वाले ऐसा मानते थे कि यार देखो, क्लास स्ट्रगल को भी साथ में लाओ, नेशनल मूवमेंट के साथ क्लास स्ट्रगल क्यों नहीं किया जाता है। गांधी कहता था नहीं, गांधी जी कहते थे नहीं, क्लास स्ट्रगल की जरूरत है। गांधी मानते थे सोशल इमांसिपेशन होना चाहिए, इकोनॉमिक इमांसिपेशन होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल ये कहते थे कि डिवाइड मत करो कंट्री को साथ में लड़ने दो, मिल के लड़ने दो। और आखिर यही आइडियोलॉजी ओवर रूल किया। इसी आइडियोलॉजी ने, गांधी जी की आइडियोलॉजी ने सीपीआई सीएसपी के ऊपर भी ओवर रूल किया इन्होंने। साथ में लेफ्ट ये भी चाहते थे कि जो गांधी का जो नॉन वायलेंट मेथड था, इनको अच्छा नहीं लगता था। इनको लगता था कि यार ये टाइम आ गया है, उखाड़ फेंको, वायलेंट मेथड अपनाओ, नहीं मानता मार के भगाओ। गांधी ऐसा नहीं मानते थे। गांधी मानते थे कि नॉन वायलेंट मूवमेंट पे ही उनका जो पूरा मूवमेंट था वो बेस्ड था, तो वो एग्री नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या, बॉम्बे में ऐसे डांगी ने एक पैम्फलेट गांधी एंड लेनिन
लिखते थे पैम्फलेट, उसमें ये विरोध करते थे गांधीयन प्रिंसिपल का, लेनिन के प्रिंसिपल को ऊपर दिखाते थे गांधी जी के प्रिंसिपल के ऊपर, मतलब सोशलिज्म को ऊपर दिखाने की कोशिश करते थे। जिससे डांगे बॉम्बे से इन्होंने ये पैम्फलेट जारी किया था, ठीक है। देन और भी बड़े नाम है, फर्स्ट सोशलिस्ट वीकली, फाइनली इन्होंने ही, ऐसे डांगे ने ही एक पहली जो सोशलिस्ट वीकली है बॉम्बे से ही जारी होती थी, उन्होंने इशू किया। इसका नाम था सोशलिस्ट, द सोशलिस्ट, ठीक है, ये याद रखना, इसका आता है क्वेश्चन, हु वाज द एडिटर ऑफ द सोशलिस्ट, फर्स्ट सोशलिस्ट वीकली, तो उसका नाम है ऐसे डांगे, क्वेश्चन आता है। बंगाल में एक और चीज हुआ, मुजफ्फर अहमद एक बड़ा नाम है बंगाल का, इन्होंने भी काफी एफर्ट डाला, और नवयुग एंड लांगल इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। पंजाब में बात करें तो गुलाम हुसैन ने, ये सब फॉर्म ऑफ प्रिंट मीडिया था। ये नवयुग एक पेपर की तरह यूज किया जाता था, लांगल भी, तो इसके बंगाल में मुजफ्फर अहमद इनसे रिलेटेड थे। याद रखना, ये सब चीजें एमसीक्यू में आ सकती हैं। पंजाब में ये सब सोशलिस्ट न्यूज़पेपर टाइप के वीकली और न्यूज़पेपर ये लोग जारी करते थे। पंजाब में गुलाम हुसैन ने इनकलाब जारी किया। मद्रास में एम सिंगरावेलू ने लेबर किसान गैजेट, ये भी एक तरीके का प्रिंट मीडिया था, एक मीडिया का सोर्स था, अखबार की तरह, गैजेट की तरह, ये जारी करते थे। तो ये सारे कंट्रीब्यूशन रहे, ये सारे लोगों का नाम याद रखना पड़ेगा आपको, दिस इज इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से एक जरूर बन सकता है। आगे बढ़, याद करने का तरीका क्या है, बॉम्बे में डांगी पैम्फलेट है इनका, गांधी और लेनिन का, साथ में इन्होंने बाद में सोशलिस्ट। देखो, याद करने का मेरे पास ट्रिक तो नहीं है याद कराने का, लेकिन आपको देखते रहना है बार बार, इसलिए मैं कहता हूँ नोट में दे दूंगा तो आपको रिवाइज करते रहना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। स्टूडेंट्स एंड यूथ एसोसिएशन बहुत सारे 1927 के बाद और उसके आसपास के लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड यूथ एसोसिएशन बनने लगे। बहुत सारे यूथ एंड स्टूडेंट्स एसोसिएशन 1927 के आसपास बनने लगे। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट एंड इस यूथ एसोसिएशन बने, और इनमें बहुत बड़े नाम सामने आए, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ये घूमते थे पूरी कंट्री में, दे टूर्ड द कंट्री अटैकिंग द इंपेरियलिज्म, कैपिटलिज्म एंड लैंडलॉर्डिज्म। अब ये सारे, अगर एक मैं स्केल लूँ और एक इसका जीरो, या फिर नॉर्थ या साउथ कह दो, या फिर ईस्ट वेस्ट कर लो, ईस्ट कर लो। अगर मान लो आप सोशलिज्म को ईस्ट पे रखते हो, तो आपको इंपेरियलिज्म, कैपिटलिज्म वगैरह को, लैंडलॉर्डिज्म को वेस्ट पे रखना पड़ेगा, बिकॉज दोनों बिल्कुल अपोजिट है, एक दूसरे को बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे अगर थोड़ा सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की बात करें थोड़ा और डिटेल में, तो सोशलिज्म में होता क्या, सोशलिज्म में सरकार क्या करती है, सारे प्रॉपर्टी को अपने हाथ में रखती है। जैसे कि लैंड सरकार के पास रहता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, प्राइवेट मार्केट यहाँ पे नहीं होता है, सरकार ही मार्केट को रेगुलेट करती है। मशीनरी वगैरह सब सरकार का रहता है, सरकार इनसे जो आमदनी होती है सरकार उसको बांट देती है फिर से जनता के बीच, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं है, देयर इज अ फ्री रोल ऑफ मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं इसको स्टेट इकोनॉमी कहते हैं, इसको मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। यहाँ पे मार्केट का खुला दौर है, किसी को भी कितनी भी प्रॉपर्टी अपने कैपेसिटी पे बना सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं। कैपिटलिज्म में मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सरकार का रेगुलेशन कंपनियों पे या ओवरऑल प्रॉपर्टी पे बहुत कम होता है, बहुत कम ना समान होता है। तो ये बिल्कुल अलग है दोनों। इसके वजह से क्या होता है, कैपिटलिज्म की वजह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होता है, मतलब कोई बहुत अमीर होगा, कोई बहुत गरीब हो सकता है। सोशलिज्म में क्या है, कोशिश किया जाता है कि इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए लोगों में बराबर तौर पर। तो सोशलिस्ट कंट्रियों में जो इनकम इनक्वालिटी है कम मिलेगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी कहानियाँ हैं। एनीवे,
तो इसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू तो देख ही रहे थे, हर जगह से अट्रैक्टेड थे, पढ़ ही रहे थे सोशलिज्म के बारे में, कैपिटलिज्म को जानते ही थे, अपनी कंट्री में ही देख रहे थे इंपीरियलिज्म कैपिटलिज्म एक तरीके का हो ही रहा था हमारी कंट्री में। तो ये लोग अनहैप्पी थे, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, और पूरे कंट्री में घूमा, इन लोगों ने घूमे गए, इंपीरियलिज्म कैपिटलिज्म और लैंडलॉर्डिज्म के अगेंस्ट में लोगों को पढ़ाया, सोशलिज्म के बारे में बताया, इसके गलत गुण को, जो मतलब अवगुण है, इसको हाईलाइट किया, इसके अच्छे गुण को हाईलाइट किया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह भी बाद में एक पार्टी इन्होंने बनाई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी एसोसिएशन, सॉरी अच्छे सारे, ये एसोसिएशन था, पार्टी नहीं था ये। क्या था ये? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का जो अट्रैक्शन था सोशलिज्म का, उसी का कल्मिनेशन था ये HSRA, और ये इन लोगों का अफेक्ट था, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जो ये HSRA पार्टी एसोसिएशन में कई सारे ट्रेड यूनियन बने, ये भी रिजल्ट सोशलिज्म का ही है। पीजेंट मूवमेंट हुआ, ये भी सोशलिज्म का ही रिजल्ट है। तो सोशलिज्म ने बहुत अच्छे से सोशलिस्ट आइडियोलॉजी या फिर लेफ्ट आइडियोलॉजी को, तो लेफ्ट आइडियोलॉजी ने हमारे कंट्री में कंट्रीब्यूट किया है, बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, इनकी कुछ कमियां हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन इन्होंने कंट्रीब्यूट किया हमारे नेशनल मूवमेंट में। नेक्स्ट था, उसके साथ ही यहाँ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था 1930s के आसपास में, 31 प्रिसाइजली अगर कहें तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, अमेरिका से ओरिजिनेट हुआ था, पूरे यूरोप में फैल गया था, कोलैप्स हो गया था इकोनॉमिक सिस्टम का। इसके वजह से भी कहा गया कि कैपिटलिज्म तो बिल्कुल फेल है, कैपिटलिज्म क्या है, बिल्कुल फेल है, सोशलिज्म एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये भी लोगों के दिमाग में। जवाहरलाल नेहरू एज ए प्रेसिडेंट, अब ये देखो असर है ये सोशलिज्म का ही, कि जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया गया 2 बार, एक बार पहले भी बने थे 1929 में लाहौर सेशन में, लाहौर सेशन के भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड ये आप सब याद कर लेना, लाहौर सेशन मैंने पढ़ाया हुआ, लाहौर सेशन के बारे में थोड़ा सा मुझे बताना, इसमें क्या क्या हुआ था, कमेंट कर देना ब्रीफली। प्रेसिडेंट इनको 1936 में, 1937 में भी बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस को भी बनाया गया, ये भी लेफ्ट आइडियोलॉजी के थे उस समय, 1938 में, 1939 में, इनको 2 बार बनाया गया। 1939 में तो अलग ही मेथड से उस समय वोटिंग करके बनाया गया इनको। पट्टाभी सीतारमैया एक बड़ा नाम है 1939 में, जो कि गांधी जी के कैंडिडेट थे, गांधी जी के द्वारा उतारे गए मैदान में कैंडिडेट थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीत गए। फाइनली वही हुआ कि मतलब बड़े नेता चाहते नहीं थे सुभाष चंद्र बोस को, तो उन्होंने विरोध किया इसका, लास्टली इनको हटना पड़ा, छोड़ दिया इन्होंने। बाद में 1939 में ही इन्होंने कांग्रेस से निकल के बाहर आए और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने। ये सारी कहानियां हैं, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने, उसमें इन्होंने कहा, इसका नाम था ऑटोबायोग्राफी एंड ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये ऑटोबायोग्राफी किससे रिलेटेड है, किसकी कहानी है? ये जवाहरलाल नेहरू की। ये क्वेश्चन एक बन सकता है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी एंड ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। इसके और कुछ आर्टिकल्स जो लिखे जेल नेहरू ने, स्पीचेस जो दिए, उन सब में नेहरू ने प्रोपोगेट किया द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म। तो बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड थे नेहरू, सोशलिज्म से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड थे और चाहते थे सोशलिज्म आए फैले हमारी कंट्री में पूरी तरीके से। शुरुआती में जब एक्चुअली कब इनके मन में ये सब ख्याल आया सोशलिज्म, इन्फ्लुएंस कब हुए, तो जब सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस इनका दिखा जब इन्होंने इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपना दिखाया इकोनॉमिक क्वेश्चंस में, और पीजेंट मूवमेंट्स किए इन्होंने ईस्टर्न यूपी में 1920 और 21 के दौरान। एंड ही ऑल्सो अटेंडेड द इंटरनेशनल कांग्रेस अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशन एंड इम्पेरियलिज्म, जो कि ब्रुसेल्स में हुआ, इसको भी अटेंड किया था इन्होंने। साथ में ही ऑल्सो विजिटेड द सोवियत यूनियन एंड वाज डीपली इम्प्रेस्ड। वहाँ का सोशलिस्ट जो सरकार था उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए वो, ठीक है। सोवियत यूनियन गए थे, सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर उस समय था, रसिया ही डील कर रहा था सबको। अब तो यूएसएसआर नहीं है, सोवियत यूनियन टूट गया।
1991 में मिखाइल गोर्बाचोव, ये सब कहानी अलग है। एनीवे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1928 में जवाहरलाल नेहरू ज्वाइंट हैंड्स विद द सुभाष चंद्र बोस टू ऑर्गेनाइज द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। अब देखो, दोस्ती हुई इनकी, जवाहरलाल नेहरू की सुभाष चंद्र बोस से, और ये दोस्ती ज़्यादा दिन चली भी नहीं थी, बाद में टूट भी गई थी। 1939 में ही टूट गई। बहुत ज़्यादा दिन ये लोग बहुत हमेशा साथ में नहीं रह पाए, साथ में रहे। 1928 में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस से ओपनली अपना मतलब सपोर्ट दिया और उनके साथ हाथ मिला लिया टू ऑर्गेनाइज द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ताकि जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है उसको अचीव कर सके। 1928 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ज्वाइंट हैंड्स विद द सुभाष चंद्र बोस टू ऑर्गेनाइज द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। आगे बढ़ते, किसके लिए? ताकि कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस का जो सेशन था, लखनऊ सेशन, अप्रैल 1936 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे देखो, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। चीजों को कनेक्ट करना सीखो। उसमें क्या हुआ, उसमें स्पीच दिया इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने कहा, आई एम कन्विंस्ड दैट the only key to solution of the world's problem and of India's problem lies in the socialism। कितना ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस थी, सर मैं बता रहा हूँ आपको। 1936 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें भी इस चीज़ को हाईलाइट किया इन्होंने। बोला कि वर्ल्ड का जो भी प्रॉब्लम है इंपेरियलिज्म से रिलेटेड, उसका सोल्यूशन एक ही है, सोशलिज्म का। द एंडिंग ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय सोशलिज्म ही मीन, मतलब सोशलिज्म में होता क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो he also wanted to have end of private property except in the restricted sense and the replacement of the present profit system by a higher ideal of cooperative service। उन्होंने कहा कि यार होता क्या है कैपिटलिज्म में कि इनकम इनक्वालिटी होती है, समाज का कुछ कम नंबर वाला वर्ग बहुत ज़्यादा पैसा होल्ड करता है, जो कैपिटलिस्ट वर्ग होता है, जो व्यापारी वर्ग होता है, पूंजीपति जो होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा होल्ड करते हैं। जो आम लोग होते हैं वो बिल्कुल गरीब, ये ठीक नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग अच्छे से होना चाहिए, कोऑपरेटिव सर्विस दो, मतलब सबको बराबर बांटो। नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये इनिशियल पीरियड था जवाहरलाल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड गांधी जी। ही क्रिटिसाइज्ड गांधी जी, उनके मेथड से खुश नहीं थे। वो बोलते थे कि गांधी क्यों रिफ्यूज करते हैं कि वो जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लासेस, उसको क्यों नहीं लाते हैं नेशनल मूवमेंट के साथ, क्यों नहीं जोड़ते हैं। गांधी अगेंस्ट रहते थे, बोलते थे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जो क्लास है उसको नेशनल मूवमेंट में नहीं जोड़ूंगा मैं, एंड वो हार्मोनी की बात करते थे। तो इसलिए इल्जाम भी लगे गांधी जी पे। गांधी जी को बोला गया कि ओवरऑल गांधी जी और कांग्रेस बर्जुआ क्लास को, बर्जुआ अपर, जो मतलब जिसके पास जो ज़्यादा पैसा है, जो समाज जो बर्जुआ और प्रोटेस्टेंट में वहीं डिवाइडेड है, तो उसमें बोला बर्जुआ जो क्लास है उसको सपोर्ट करते हैं। ये भी इल्जाम लगाया गया और खुश नहीं थे ओवरऑल शुरुआती दौर में जवाहरलाल नेहरू गांधी के प्रिंसिपल से, गांधी के मेथड से। और इसलिए नहीं खुश थे बिकॉज वो जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है उसको नेशनल मूवमेंट में नहीं जोड़ते थे गांधी। आगे बढ़ो, अब जवाहरलाल नेहरू ने जो सोशलिस्ट थे उस समय के 1936 में, जो सोशलिस्ट थे उनको ब्रीफिंग दी। 1936 की बात है ये, that the two basic urges that moved him were nationalism and political freedom as represented by Congress and social freedom as represented by socialism। तो शुरुआती दौर में तो ये गांधी से खुश नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे इनको समझ में आई बात कि यार क्या इंपॉर्टेंट है, पहले देश को आज़ाद कराना जरूरी है या फिर अभी से ही कहें कि सोशल और इकोनॉमिक इमांसिपेशन कर रहे हैं। तो बोला कि नहीं यार, एक हार्मोनी होनी चाहिए। इसलिए इन्होंने सोशलिस्ट को बोला कि देखो भाई, दो कारण है जिससे मैं इन दोनों के साथ हूँ। पहला कारण ये कि नेशनलिज्म और पॉलिटिकल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है और वो कांग्रेस उसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ सकता। दूसरी बात ये
कि सोशलिज्म भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, सोशल फ्रीडम बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि सोशलिज्म ही कर सकता है। तो दोनों के साथ होंगे, हट नहीं सकते। तो मैं क्या करूँगा, तो इन्होंने कहा कि मैं कोऑर्डिनेट करूँ, मैं चाहूँगा कि कांग्रेस सोशलिज्म के साथ आगे बढ़े, नेशनल मूवमेंट चलता रहे लेकिन सोशलिज्म भी उसका पार्ट है, आगे बढ़ते हैं। यही कारण था कि उन्होंने फेवर नहीं किया कि एक अलग ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट बनाया जाए, सेपरेट फ्रॉम द कांग्रेस। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कांग्रेस नहीं छोड़ने वाला हूँ, अलग ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बनाऊंगा, मैं बिल्कुल साथ रहूंगा कांग्रेस के। ये जवाहरलाल नेहरू का मानना था। तो फिर क्या करेंगे भाई, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कांग्रेस को ओवरऑल इन्फ्लुएंस करेंगे कि सोशलिस्ट डायरेक्शन में वो काम करें, नेशनल मूवमेंट के साथ, नेशनल मूवमेंट फॉर द फ्रीडम के साथ सोशलिस्ट डायरेक्शन में भी काम करे कांग्रेस, ऐसा मैं चाहूंगा। ठीक है, ये इनका मानना। आगे बढ़ेंगे। अब देखो कुछ और डिटेल जान लो कम्युनिस्ट पार्टियों से रिलेटेड। एम एन रॉय एक बहुत बड़ा नाम है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से रिलेटेड एम एन रॉय बहुत बड़ा नाम है। एम एन रॉय को अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, पॉलिटी की मेरी सीरीज है, तो उसमें मैंने बताया था कि एम एन रॉय ही वो थे जिन्होंने बोला था कि एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए, फर्स्ट टाइम, एम एन रॉय। ठीक है, तो जोड़ना सीखो बहुत जरूरी है। एम एन रॉय, उन्होंने रॉइस्ट करके अपना ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था। एम एन रॉय हु अलोंग विथ लेनिन helped evolve communist international policy towards the colonies। एम एन रॉय का संबंध लेनिन से भी था। ये रसिया में भी गए थे, रसिया में लेनिन के साथ भी इन्होंने काम किया। इसी वजह से इन लोगों ने मिलकर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पॉलिसी जो कि कॉलोनीज के अगेंस्ट में बनानी शुरू की। साथ में बात करें एम एन रॉय के, तो 7 और इंडियन ने मिलकर along with the एम एन रॉय, they were headed by Roy, met at Tashkent in October 1920 and set up a Communist Party of India। 1920 में अक्टूबर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन कहाँ हुआ था? ताशकेंत में। लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना, तो वो ऐसा नहीं आता, वो 1920 वाले से रिलेटेड भी आ सकता है। ऐसा आ सकता है कि एम एन रॉय और 7 लोगों ने मिलकर कहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया था, तो आंसर होगा ताशकेंत। कब किया था ना? 1920। लेकिन इंडिया में जो गठन हुआ था वो 1925 में हुआ। इंडिया में गठन हुआ जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 1925 में हुआ था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना। इंडिया में जो हुआ था वो 1925 में हुआ था, और जो वर्ल्ड में, मतलब एम एन रॉय और 7 और लोगों ने मिलकर जो बनाया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो ताशकेंत में 1920 में बनाया था। आगे बढ़ेंगे। अब देखो कानपुर में गठन हुआ, कानपुर में दिसंबर 1925 में। चूंकि उस दौरान 1920 और उसके आसपास के सालों में 1920, 21, 22, 23, 24, 25 में छोटे छोटे ग्रुप जो लेफ्ट आइडियोलॉजी ये ग्रुप इकट्ठा होना शुरू किया। ये लोग फाइनल कल्मिनेशन इसका ये हुआ कि ये लोग साथ मिलकर आए और कानपुर में दिसंबर 1925 में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने एक गठन किया, जिसका नाम दिया इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो देखो आंसर होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन भारत में कहाँ हुआ? कानपुर में हुआ। कब हुआ? दिसंबर 1925 में हुआ। ठीक है, अब किसने किया ये नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग मिलके आए थे इसमें, जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी के लोग, तो एक साथ आए, खड़े हुए और उन्होंने ये सीपीआई बना दिया। लेकिन एक इम्पोर्टेंट नाम है एसबी घटे, जो कि जनरल सेक्रेटरी बनाए गए सीपीआई के। एसबी घटे जनरल सेक्रेटरी बनाए गए सीपीआई के। ठीक है, एंड सीपीआई कॉल्ड अपॉन ऑल इट्स मेंबर टू ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस एंड फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग लेफ्ट विंग इन ऑल इट्स ऑर्गन्स। तो जो सीपीआई थी ना, जो पार्टी थी सीपीआई, इसने अपने मेंबर्स को बोला कि देखो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, बिकॉज अगर हम लोग अलग काम करेंगे तो हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ओवरऑल फ्रीडम बहुत जरूरी है,
इंडिपेंडेंट इंडिया का होना बहुत जरूरी है। नेशनल मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस जो चल रहा है उसमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस को मेंबर्स को एडवाइस दिया गया कि ज्वाइन करो वहां पे, और उसमें एक स्ट्रॉन्ग लेफ्ट विंग भी एक ऑर्गन बनाओ, अपना खुद का ऑर्गन बनाओ, स्ट्रॉन्ग लेफ्ट विंग, मतलब कांग्रेस में भी लेफ्ट आइडियोलॉजी को ला दो, ये इनका टारगेट है। आगे बढ़ेंगे। और भी कुछ छोटी छोटी पार्टियां ऑर्गेनाइजेशन बनी। इसका फाइनल कल्मिनेशन था वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी। कैसे ये कुछ लोग और पार्टियां मिलकर वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी बनाए इन्होंने, उसकी कहानी जानो। सो द लेबर पार्टी, लेबर स्वराज पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही एक छोटी सी पार्टी थी, लेबर स्वराज पार्टी, ऑर्गेनाइज्ड बाय मुजफ्फर अहमद, काजी नजरुल इस्लाम, हेमंत कुमार सरकार। तो भाई लेबर पार्टी, लेबर स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। मुजफ्फर अहमद, काजी नजरुल इस्लाम, हेमंत कुमार सरकार, ये 3 नाम बड़े हैं इस पार्टी से रिलेटेड। साथ में कुछ अदर्स भी थे बंगाल में। नवंबर 1925 में इन्होंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। बाद में लेट 1926 में कांग्रेस लेबर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे भी। तो ये सब प्रोविंशियल पार्टियां भी बनने लगी। पहले बंगाल में एक लेबर स्वराज पार्टी बनी, फिर उसके बाद कांग्रेस लेबर पार्टी बनी बॉम्बे में 1926 में। देन एक कीर्ति किसान पार्टी पंजाब में बनी। प्रोविंशियल पार्टियां भी बनने लगी लेफ्ट आइडियोलॉजी वाली, देख सकते हो आप। जो वो 2 पार्टियां थी सीपीआई एंड सीएसपी, जो शुरू में मैंने बताया था, वो नेशनल लेवल की पार्टी थी, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे भी देखो पार्टियां बनने लगी थी। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान हैड फंक्शन एट मद्रास सिंस 1923। तो कई सारी पार्टियों का नाम देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना पड़ेगा आपको, मजबूरी है आपकी और मेरी भी। By 1928, all these provincial organizations had been renamed as a वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी। तो बाद में क्या हुआ, ये सब जो प्रोविंशियल पार्टियां थी ये सब मिल के आई ऐसे, और यहाँ पे इन्होंने वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी ओवरऑल एक बड़ी बृहद नेम पे इन्होंने तौर पे बना दिया। ऑल इंडिया पार्टी ये बनी, whose unit were also set up in राजस्थान, यूपी, दिल्ली वगैरह में, ठीक है। और जो वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का जो रोल था, वो डिसाइसिव रोल ये था कि इनके वजह से जो वर्किंग क्लास था, वर्किंग क्लास का जो स्ट्रगल था 1927 से लेकर 1929 के बीच में, वर्किंग क्लास का जो स्ट्रगल था, वर्किंग क्लास वाला स्ट्रगल जो मैंने है वो पढ़ाया हुआ है, तो उसको थोड़ा याद करोगे तो बातें समझ में आएंगी। उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसने वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात समझ में आई। प्रोविंशियल पार्टियां बनने लगी, जैसे कि पहली लेबर स्वराज पार्टी, देन इनके ये सब नाम जो है याद कर लेना। देन बंगाल में बनी थी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देन उसके बाद 1926 में कांग्रेस लेबर पार्टी बॉम्बे में, देन कीर्ति किसान पार्टी पंजाब में, और सो ऑन ऐसी पार्टियां जैसे हिंदुस्तान किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान मद्रास में, ठीक है। ऐसी पार्टियां सब मिल के फाइनली क्या रिजल्ट हुआ, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था, जो क्लास स्ट्रगल था 1927 से 29 के बीच में, उनमें बहुत बड़ा इन्होंने रोल प्ले किया। नेक्स्ट, हाउएवर जो इनका ग्रोथ था लेफ्ट पार्टियों का, वो चेक किया गया सरकार के द्वारा। It was checked and virtually wiped out during 1929. Important. कैसे किया गया, सीवियर रिप्रेशन हुआ 1922-24 में सरकार ने किया। जो कम्युनिस्ट जो रसिया से या फिर सोवियत यूनियन से आना चाहते थे भारत में, उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी केस एट पेशावर चलाया गया और उनको बहुत सारे को अरेस्ट किया गया। साथ में 1924 में सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया, काम तो नहीं कहें, रिप्रेशन का काम किया कहें तो, जब इन्होंने ट्राई किया एस्से डांगी को इन्होंने ट्राई किया, जो कि एस्से डांगी याद करो कहाँ मैंने पढ़ाया था, जस्ट ही पढ़ाया था अभी आपको। एस्से डांगी याद आया,
फर्स्ट सोशलिस्ट वीकली याद आया? हाँ, अब आई थिंक याद आ गया होगा। तो ऐसे डांगी नहीं आया तो बैक चले जाना थोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मानता हूँ कि दिमाग ही है, अगर याद नहीं आता है डोंट वरी, इस पर प्रेशर मत डालना कभी, इसको फ्लो में ढीला छोड़ो, दिमाग को बहने दो। समझो कि दिमाग आपके पास एकदम ढीला दिमाग है और हर चीज को ग्रैब करने के लिए तैयार है, सुनता है, समझता है, प्रोसेस करके दिमाग को एकदम शांत रखता है और उसमें स्टोर कर लेता है, ये मान लीजिए। ऐसे डाली को ट्राई किया उन्होंने, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, गुप्ता नहीं है गुप्ता है, शौकत उस्मानी, इन सबको कानपुर बोल्शेविक कंस्पिरेसी केस में फंसाया गया और इनके ऊपर कार्रवाई की गई, 4 साल की सजा हुई इनको। आगे बढ़ते हैं। तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने ओवरऑल चेक किया, लेफ्ट मूवमेंट जो चल रहा था, लेफ्ट आइडियोलॉजी जो चल रही थी, ओवरऑल सोशलिज्म चाहते नहीं थे इंपीरियलिस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती नहीं थी, बिकॉज वो कैपिटलिज्म में विश्वास करते थे। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है ये सब, समझ में आई होगी तो समझ जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मार्च 1929 में क्या हुआ? इट अरेस्टेड 32 रेडिकल पॉलिटिकल एंड ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज, जिसको एक मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस चला के, जिसमें 3 ब्रिटिश कम्युनिस्ट भी थे जो कि भारत में आए थे, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टियां बनाने, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के लिए आए थे। फिलिप्स स्प्राट, बेन ब्रैडली एंड लेस्टर हुचिंसन, लेस्टर हटचिंसन, ये 3 नाम है, ब्रिटिश कम्युनिस्ट थे। इनको भी अरेस्ट किया गया, इनके ऊपर कार्रवाई चलाई गई 1929 में, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। एंड इसके वजह से क्या हुआ? सीपीआई का फर्दर ग्रोथ हुआ। क्यों? क्योंकि इसको सपोर्ट मिल गया, लोगों को एक कारण मिल गया इनको सेलिब्रेट करने का। बोला ये यार हीरो हैं, ये सब हीरो हैं, सरकार के ऊपर नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार इनके ऊपर एक्शन ले रहा है, ये लोग हीरो हैं। और इनके सपोर्ट में बहुत लोग आए। गांधी जी ने भी गांधी जी भी जेल गए और जेल में जाके इन लोगों से मिले। न्यूज़पेपर वालों ने इनके बारे में लिखा तो लोगों में एक कॉज ऑफ सेलिब्रेट बना, लोगों ने इनको हाईलाइट किया, लोगों ने इनके बारे में सोचना समझना, और सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का ग्रोथ फर्दर हुआ, जनता तक ये फैल गया। ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखो राइज ऑफ अगेन, यहाँ पे इसी का पार्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि ये सारे बड़े नेता तो जो लीडर्स थे उनको तो अरेस्ट कर लिया था सरकार ने। इसके लिए, इसकी वजह से क्या हुआ कि लीडरलेस मूवमेंट शुरू हो गया। मतलब, और इतना आसान नहीं था कि पुराने लीडरशिप को नए लीडर्स के साथ इतनी जल्दी रिप्लेस किया जा सके, तो प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से लेफ्ट जो विंग है थोड़ा डाउन हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। जनता में डेफिनेटली फॉल आया, जनता समझने लगी इस आइडियोलॉजी को भी, लेकिन लीडर नहीं तो यार प्रॉब्लम हो जाती है। लीड कौन करेगा मूवमेंट को, ओवरऑल ये दिक्कत आती है। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट इन्फ्लिक्टेड ए मोर डेडली ब्लो ऑन देमसेल्फ। एक तो सरकार का एक्शन हो ही रहा था जिसकी वजह से लीडरलेस हो गए थे, लीडरशिप खत्म हो गई थी। साथ में इन्होंने खुद से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया। जब ये कांग्रेस से अलग हो गए, सडनली लेफ्टिस्ट डेविएशन शुरू कर दिया इन्होंने, कांग्रेस से अलग होने लगे। बोले कि हम कांग्रेस के साथ काम नहीं करेंगे, हम अपना अलग काम करेंगे, सेपरेट काम करेंगे, हमारा मेथड अलग हुआ। ये खुश नहीं थे कांग्रेस के तरीके से, बोलते थे नॉन वायलेंट में विश्वास नहीं है, गांधी प्रिंसिपल में विश्वास नहीं है, हम मानते हैं कि उखाड़ सको, खत्म करो, और क्लास स्ट्रगल ये नहीं लेके आते हैं। तो ये बहुत बड़ा ब्लो था। इसकी वजह से ये लोग आइसोलेट हो गए, बिल्कुल आइसोलेट हो गए। दे ब्रोक देयर कनेक्शन विद द नेशनल कांग्रेस and declare it to be class party of the बर्जुआ। बोला कि नेशनल कांग्रेस तो बर्जुआ की पार्टी है, बर्जुआ को सपोर्ट करती है, हम नहीं मानते इनको, हम इनसे अलग होना। तो ये प्रॉब्लम भी शुरू हो गई। नेक्स्ट, फाइनली द वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी वाज आल्सो डिसॉल्व्ड हो गया। ठीक है, ये जो मैंने बोला था ना कि प्रोविंशियल जो पार्टियां, लेफ्ट टाइप ऑफ पार्टियां जो थी, वो साथ में मिलकर वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी बनाया था इन्होंने,
नेशनल लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे, वो भी डिजॉल्व हो गई। तो लेफ्ट का जो ग्रोथ था अचानक से गिर गया, अचानक से गिर गया लेफ्ट का जो ग्रोथ हो रहा था। बोला इसका रीजन दिया इन्होंने वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी के डिजॉल्व होने का। बोला कि दो क्लासेस में, वर्कर अलग क्लास है, पीजेंट अलग क्लास है, कैसे एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, गलत है। तो ये भी डिजॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट में स्प्लिट हुआ, खुद में भी इन्होंने आपस में ही सेवरल स्प्लिंटर ग्रुप्स बना लिए इन्होंने। कम्युनिस्ट जो थे, कम्युनिस्ट पार्टी वाले, वो खुद में भी इन्होंने आपस में मतभेद हुआ, इनका स्प्लिंटर ग्रुप बना। इसके वजह से गवर्नमेंट ने इसका फायदा उठाया और 1934 में सीपीआई को इलीगल घोषित कर दिया। सीपीआई को इलीगल घोषित कर दिया 1934 में। एक कहानी सुनी होगी ना आपने कि 5 गाय थी, एक साथ रहती थी, ठीक है। जब तक साथ में थी तो शेर आता था, हमला नहीं कर पाता था, हमला करता था तो इधर से अटैक हो जाता था। 5 में से कोई एक या फिर 2 या 4 अटैक कर देते थे। एक पे अटैक करने आता था शेर और सपोर्ट मिल जाता था सबका, तो भाग जाता था शेर। लेकिन जब फूट पड़ जाए ना तो शेर ने एक एक करके सबको खाना शुरू कर दिया और खत्म हो गए लोग। तो वही हाल यहाँ पे भी सीपीआई के साथ हुआ था, आपस में भी फूट पड़ गया, मती मारी गई, जो नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए। और सरकार का तो एक्शन था ही, शेर। आगे बढ़ते नेक्स्ट। बट इनका जो डिक्लाइन था वो धीरे धीरे बाद में बदल गया, वो चेंज हो गया। डिक्लाइन बेसिकली बिल्कुल खत्म होने से बच गए, दे वर सेव्ड फ्रॉम द डिजास्टर, क्योंकि इनमें से कई सारे कम्युनिस्ट ऐसे थे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से अपने आप को अलग नहीं रख पाए। बीइंग कम्युनिस्ट अलग तो हो गए थे, लेकिन खुद को पार्टिसिपेशन से सीडीएम में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ये लोग खुद को अलग नहीं रख पाए। उसका रिजल्ट ये हुआ कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फिर से फैलने लगी कंट्री में। देखो आइडियोलॉजी नहीं मरती है, कम्युनिस्ट अलग हो जाए अलग बात है, लेकिन आइडियोलॉजी का ग्रोथ होता है, कुछ उसके फॉलोवर होते हैं और उनको भी फर्दर फॉलोवर मिलते हैं, फॉलोवर मिलते जाते हैं, ग्रोथ होता है सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट का। वैसे ग्रोथ भी हो रहा था और साथ में जो कुछ कम्युनिस्ट थे वो अपने आप को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से अलग नहीं रख पाए। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि एक रेडिकल चेंज भी आया सीपीआई में, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में। जब इसको रीऑर्गेनाइज किया गया 1935 में पीसी जोशी के द्वारा। पीसी जोशी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इन पे एमसीक्यू आ सकता है, किससे रिलेटेड, तो कम्युनिस्ट से रिलेटेड, ठीक है। कब आए ये मार्केट में, तो 1935 में। और इन्होंने कुछ सुधार किया, रेडिकल चेंज किया। वो रेडिकल चेंज मैं बता दूंगा अभी आपको। बेसिकली इन्होंने कहा कि नहीं, हम अलग नहीं हो सकते, हम साथ मिलकर काम। पहले क्या जरूरी है, इन्होंने बोला पहले क्या जरूरी है, बोला नेशनल फ्रीडम जरूरी है। मूवमेंट जो चल रहा है उसको सपोर्ट करेंगे, भले हम इसमें अपनी भी आइडियोलॉजी फैलाएंगे, ठीक है, लेकिन सपोर्ट करेंगे। तो पीसी जोशी के आने के बाद रेडिकल चेंज हुआ। साथ में एक और चीज हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट समझना इसको, फासिज्म फैल रहा था उस समय। नाजी और मतलब फासिस्ट जो ग्रुप थे, हिटलर, मुसोलिनी, उनका ग्रोथ हो रहा था। नहीं पढ़े हो, नहीं जानते मुसोलिनी और हिटलर को, तो पढ़ो, गूगल करो, समझ में आएगा। हिटलर के बारे में कौन नहीं जानता होगा, मुझे लगता है जानता। मुसोलिनी को हो सकता है कुछ लोग कम जानते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। मुसोलिनी तो उससे भी खतरनाक था, ठीक है। हिटलर जर्मनी, मुसोलिनी इटली, तो ये सब याद रखा था। फासिज्म फैल रहा था उसमें, और फासिज्म के अगेंस्ट में, ये फासिज्म क्या था, बेसिकली अपने आप को सुपीरियर मानना, मतलब कि जर्मन लोग ही सुपीरियर हैं, बाकी लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, मारेंगे उनको। इटली के लोग ही सुपीरियर हैं, बाकी लोग नहीं जीएंगे, उनको मारेंगे। डार्विन की थ्योरी में विश्वास करते थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और खुद को फिटेस्ट मानते थे। एनीवे, ज़्यादा दिन चल नहीं, हालांकि बहुत सारा गलत सलत काम किया इन्होंने। तो इनके अगेंस्ट में, फासिज्म के अगेंस्ट में उस समय जो कैपिटलिस्ट थे वो बहुत एक्टिव थे। और फासिज्म किसी के लिए अच्छा नहीं था,
इसके वजह से जो 7th कांग्रेस हुआ, 7th कांग्रेस ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल मीटिंग जो हुआ मॉस्को में 1935 में, वहाँ पे एडवोकेट किया गया, वहाँ पे ये बात बोली गई कि हम लोग अब क्या करेंगे, यूनाइटेड फ्रंट विद सोशलिस्ट हम बनाएंगे, सोशलिस्ट का एक यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे और हम लोग सपोर्ट करेंगे एंटी फासिस्ट मूवमेंट को जो कि कैपिटलिस्ट कंट्रियों के द्वारा चलाई जा रही है। तो देखो, हालांकि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट मैंने बोला था कि दोनों अलग अलग धुरी पे बैठे हैं, अपोजिट है दोनों, लेकिन एक कॉमन कॉज के लिए लोग साथ भी आए। वो कॉज क्या था? फासिस्ट को डाउन करना, उनको खत्म करना। तो इसके वजह से चेंज हुआ और ये जो कैपिटलिस्ट कंट्रियां थी वो बर्जुआ लेड थी, नेशनल मूवमेंट कर रही थी कॉलोनी कंट्रियों में, तो फिर इन्होंने सपोर्ट भी किया। इसके वजह से जो सोशलिस्ट पार्टियां थी फासिस्ट को खत्म करने के चक्कर में उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ हमारी कंट्री में कि सीपीआई ने हाथ मिला लिया कांग्रेस के साथ, फिर से हाथ मिला लिया कांग्रेस के साथ। So the Communist Party now began to call upon its member to join the Congress again. ठीक है? In 1938 में क्या हुआ? It went further and accepted that the Congress was the central mass political organization. माना इन्होंने यही एक ऑर्गेनाइजेशन जो मास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये मास मूवमेंट चला रही है। किसके अगेंस्ट में? तो इंपेरियलिज्म के अगेंस्ट में। आगे बढ़ेंगे। अब देखो, हमने कम्युनिस्ट सरकार पढ़ लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन वगैरह सोशलिज्म के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। तो जो सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ ना, उसका जो नींव बना, नींव जो तैयार हुआ, पता है कहाँ तैयार हुआ? जेल्स में तैयार हुआ। जेल्स में कैसे भाई? तो हुआ क्या कि जो सीडीएम मूवमेंट चल रहा था, सीडीएम मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चल रहा था, गांधी चला रहे थे, 1930 में सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन लिया और लगभग बड़े नेताओं को सभी को जेल भेज दिया और जितने भी लोग इसमें सपोर्ट कर रहे थे, यंग वगैरह लीडर वगैरह, सबको जेल डाल दिया गया। तो जेल में जो लोग बैठे थे, जो कि 1930, 31 और 1932-34 के दौरान जेल गए थे, उनको एक दिमाग में उनके ये आया कि यार कहीं ना कहीं जो है गांधी जी का प्रिंसिपल स्ट्रेटेजी फेल हो जाता है, हर बार फेल होता है। एक ग्रुप ऑफ यंग कांग्रेसमैन जो जेल में बैठा हुआ था, वो कहीं ना कहीं गांधीयन स्ट्रेटेजी से खुश नहीं था और सोशलिज्म में झुकाव हो गया था उनका। सोशलिज्म के बारे में पढ़ते थे, देखा था, समझा था, सोचा था, तो झुकाव, एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ ही रहे थे। तो आइडिया जो है जेल में ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है। लिखना है, जब मेंस लिखोगे ना, बारी आएगी आपकी, जरूर आएगी, डोंट वरी, बस पढ़ते रहो मेरे साथ। सपोर्ट किया करो, नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते, अभी करो, शेयर भी नहीं करते। एनीवे, देन दे फॉर्म द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एट बॉम्बे। फाइनली जब ये लोग बाहर निकले तो 1934 में इन्होंने बना दी। तो एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पे आपका, एमसीक्यू तैयार। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कहाँ हुआ? बॉम्बे में। कब हुआ? अक्टूबर 1934 में। 2 क्वेश्चन तैयार हुए हैं। कौन से बड़े लोग थे जो गठन किया गया, जिनके द्वारा? तो लीडरशिप था जो जयप्रकाश नारायण। आता है क्वेश्चन, हु फॉर्म्ड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एट बॉम्बे, ऐसे करके आ सकता है। उसमें ऑप्शन आएगा ए जेपी जयप्रकाश नारायण, ठीक है, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी मीनू मासनी, डी ऑल ऑफ द अबव। क्या मारोगे? ये मारना, बिकॉज यहाँ पे देखो इस पार्टी का गठन में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मासनी का बहुत बड़ा रोल था। इन्हीं की लीडरशिप में इस पार्टी का गठन हुआ। इस पार्टी के कुछ प्रोपोजिशंस थे, बेसिक प्रोपोजिशन जिसको कहते हैं। 4 प्रोपोजिशंस थे। मतलब प्रोपोजिशन मतलब कि इस एंगल में हम लोग काम करेंगे, कह सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि दैट द प्राइमरी स्ट्रगल जो होगा हमारा एज ए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, वो नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए ही होगा। प्राइमरी स्ट्रगल हमारा, गुलामी से अलग नहीं हट सकते, ठीक है।
तो नंबर 1। नंबर टू इन्होंने कहा कि वी मस्ट वर्क इनसाइड द कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस। बोला कि हम लोग कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे, अलग कभी नहीं होंगे। दूसरा प्लेस था इनका। तीसरा प्रोपोजिशन जिसको कहते हैं, वी मस्ट गिव द कांग्रेस एंड द नेशनल मूवमेंट ए सोशलिस्ट डायरेक्शन। बोला कि हम साथ में काम करेंगे, साथ में काम करते हुए हम कांग्रेस में एक सोशलिस्ट डायरेक्शन देने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है। चौथा, वी विल अचीव दिस ऑब्जेक्टिव बाय ऑर्गेनाइजिंग द वर्कर्स एंड पीजेंट्स। ठीक है। हम जो ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, इसको हम कैसे पूरा करेंगे? तो हम भाई देश में घूमेंगे, पीजेंट्स और वर्कर्स के लिए काम करेंगे, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि ये सब हमारा जो पर्पस है वो पूरा हो सके। ये 4 इनके प्रोपोजिशन, ये बहुत जरूरी प्रोपोजिशन थे, मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। देन बोथ, इनका बोला कि अब हम करेंगे कैसे भाई, हम क्या करेंगे कांग्रेस में? तो उन्होंने कहा वी विल बोथ ट्रांसफॉर्म द कांग्रेस एंड ऑफ स्ट्रेंथनिंग इट। हम बोला कि कांग्रेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको स्ट्रेंथन भी करेंगे। कैसे? बोला अगर बात करें ट्रांसफॉर्मेशन का तो 2 लेवल पे करेंगे हम ट्रांसफॉर्म। कैसे? आइडियोलॉजिक सेंस में। आइडियोलॉजिकल सेंस मतलब कि हम कांग्रेस में सोशलिज्म फैलाएंगे, सोशलिस्ट आइडिया को कांग्रेस को एडॉप्ट करने के लिए कहेंगे। हमारा मेन फोकस यही होगा कि भाई कांग्रेस मानो सोशलिज्म को, नेशनल मूवमेंट में सोशलिज्म लाओ, ये हमारा टारगेट है। ऑर्गेनाइजेशनल सेंस में हम क्या करेंगे? शुरुआती तौर पे इन्होंने कहा कि हम जो कांग्रेस का जो लीडरशिप है ना, जो टॉप में जो लोग बैठे हैं, ट्रेडिशनल लोग, बूढ़े लोग, उनको हम लोग रिप्लेस करेंगे। टॉप लीडरशिप को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, हमारे लोग वहां बैठेंगे तो सोशलिज्म डेफिनेटली जुड़ जाएगा नेशनल फ्रीडम के साथ। बट ये आइडिया बाद में फेल हो गया। इन्होंने बाद में बोला कि नहीं, टॉप को रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है, और इनफैक्ट इन्होंने माना भी कि गांधी का कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। टॉप पे जो बैठे हुए गांधी जी और भी बड़े नेता, उनका रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये इनका आइडिया फेल हो गया। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक काम करेंगे, अपना जो कंपोजिट लीडरशिप है उसको फैलाएंगे, मतलब कि ऑल लेवल्स, जितने ऑर्गन्स है, छोटे से बड़ी ऑर्गन्स जो भी है कांग्रेस की, वहां पे हम अपने लीडर्स को बिठाएंगे, जिसको इन्होंने नाम दिया कंपोजिट लीडरशिप। ये समझने की बात है, समझना है इसको, इस पर ज्यादा मतलब इसको रटना नहीं है, ये एमसीक्यू में नहीं आएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट है, ये कहानी है, ये पूरे फिल्म की। ठीक है, समझ में आएगी तो बात अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दे नेवर कैरिड इट्स अपोजिशन टू द एग्जिस्टिंग लीडरशिप। कभी भी ये कांग्रेस के अगेंस्ट में उन्होंने बात नहीं की, बिकॉज यहाँ पे प्लेस देखो, यहाँ पे जो प्रोपोजिशन था इनका, इन्होंने बोला था कि हम कांग्रेस के साथ में ही काम करेंगे। एंड इसका एक प्रूफ कब आया? 1939 में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस का जो सिलेक्शन, मतलब प्रेसिडेंट पोस्ट पे चुना गया था कांग्रेस के लिए 1939 में। वो जगह आई थिंक त्रिपोली है या क्या है, वो जगह बताना। 1939 का जो अधिवेशन हुआ था, मैं भूल गया अभी थोड़ा सा। ठीक है, आप मुझे बता देना कमेंट में करके, कोई बात नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस का जो कन्फ्रंटेशन था गांधी जी से रिलेटेड, क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी ने अपना कैंडिडेट लगाया था, तो उसमें इन्होंने सपोर्ट किया गांधी जी को। अब देखो, लेफ्ट विंग है ये, लेकिन राइट विंग के साथ काम किया इन्होंने, गांधी के साथ मिलकर काम किया। ठीक है, एंड राइट विंग ऑफ द कांग्रेस को इन्होंने सपोर्ट किया। सुभाष चंद्र बोस काफी नाराज हुए इससे, लेकिन क्या, इन्होंने तो प्लेज ले रखा था कि कांग्रेस से कभी अलग नहीं होगा, तो जस्टिफाइड भी था। ठीक है, बिकॉज रिप्लेसमेंट नहीं था। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो लीडर्स थे शुरुआती दौर में, दे वर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड आइडियोलॉजिकल करेंट्स। बोला लेफ्ट में तो मार्क्सिज्म भी है, फैबियन भी है, मार्क्सिज्म है सॉरी, और इनको थोड़ा सा दिक्कत ये भी हो रहा था कि फैबियन जो आइडियोलॉजी है वो भी उस समय काफी फेमस हो रही थी। साथ में गांधी जी का खुद का करंट, खुद की आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स, वो भी इनको इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो ये लोग कंफ्यूज थे शुरुआती दौर में, किसको सपोर्ट करें, मार्क्सिज्म के साथ जाए, फैबियनिज्म के साथ जाए, या फिर जो गांधी जी का था गांधीज्म, उसको सपोर्ट करें। शुरुआती दौर में बहुत दिक्कत हो रही थी इन्होंने। फाइनली इन्होंने माना
कि जो बेसिक आइडेंटिफिकेशन है सोशलिज्म का वो मार्क्सिज्म ही है। मतलब शुरू में, फाइनल नहीं कहेंगे, शुरू में जयप्रकाश नारायण की एक बुक है वाई सोशलिज्म, ये याद रखना MCQ तुम्हारा यहाँ पे, वाई सोशलिज्म रिटन बाय जयप्रकाश नारायण, ठीक है, एक MCQ। इसमें इन्होंने कहा भी कि जो आज के दिन सोशलिज्म के नाम पे मैं कहूँ सोशलिज्म इज इक्वल टू मार्क्सिज्म, और कुछ ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। मार्क्सिज्म क्या है? सब आइडियोलॉजी है। मार्क्सिज्म नहीं जानते, गूगल करो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, जब मैं वर्ल्ड पढ़ाऊंगा तो मिल जाएंगे सारी चीज़ें, ऑल साइंस पढ़ाऊँ तो मैं मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मार्क्स की आइडियोलॉजी को मार्क्सिज्म कहते हैं। मार्क्स की नहीं, और भी इसमें लोग, एक और व्यक्ति थे, ठीक है, 2 व्यक्तियों की आइडियोलॉजी थी मार्क्सिज्म। इसमें बेसिकली बर्जुआ क्लास और प्रोटेस्टेंट क्लास कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है मार्क्सिज्म, ठीक है। मूला समाज 2 भागों में बटा हुआ है, बर्जुआ क्लास और जो साधारण जो क्रमिक वर्ग है वर्कर्स क्लास, जिसको प्रोटेस्टेंट कहते हैं, वो 2 वर्ग में बटा हुआ है। और ये सपोर्ट इनका, ये लड़ाई थी इनकी बर्जुआ के अगेंस्ट में, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में, तो मार्क्सिज्म, ठीक है, मार्क्स और इनके दोस्त की आइडियोलॉजी। एनीवे, अब देखो बाद में क्या हुआ, जो CSP था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उनका झुकाव गांधीयन प्रिंसिपल की तरफ हुआ, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल को इन्होंने एडमिट किया और इन्होंने लिबरल डेमोक्रेटिक थॉट को भी एक्सेप्ट किया, बेसिक एलिमेंट ऑफ CSP लीडरशिप थिंकिंग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एम एन रॉय, इसके बाद क्या होता है देखो, एम एन रॉय भारत आते हैं 1930 में भारत आया और इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ रॉयिस्ट इन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया, रॉय से रॉयिस्ट, ठीक है, इनका ग्रुप था रॉयिस्ट। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक एक MCQ तुम्हारा, किसने गठन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। रॉयिस्ट का गठन किसने किया था? एम एन रॉय ने 1930 में। ये सब सोशलिस्ट से रिलेटेड थे। ये सब मैं बता रहा हूँ क्यों, ये पॉइंट लिखा मैंने यहाँ पे, ताकि मैं समझा सकूँ कि कितना इन्फ्लुएंस था सोशलिज्म का। एम एन रॉय भारत आए, उन्होंने रॉयिस्ट का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस भी खुश नहीं थे कांग्रेस से और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। साथ में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी भी बनी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी भी बनी। ये सब कंट्रीब्यूशन है लेफ्ट आइडियोलॉजी। ये सब किसका कंट्रीब्यूशन है? लेफ्ट आइडियोलॉजी का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लेफ्ट में दोनों आता है, CSP भी CPI, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रेस्टिजियस लेफ्ट विंग इंडिविजुअल्स भी हैं जिन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इंडिविजुअल थिंकर थे। इंडिविजुअली मतलब सोशलिज्म को फैलाने की, लेफ्ट आइडियोलॉजी को फैलाने का काम करते थे। जैसे स्वामी सहजानंद, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है किसान से रिलेटेड। ऑल इंडिया किसान सभा का जब गठन हुआ था तो इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था उसका, ठीक है। और सेक्रेटरी एक अलग व्यक्ति को, नरेंद्र देव को बनाया गया था। एनीवे, स्वामी सहजानंद इंपॉर्टेंट नाम, लेफ्ट आइडियोलॉजी से रिलेटेड, स्वामी सहजानंद सरस्वती। देन प्रोफेसर NG रंगा, हाँ ये यही थे सेक्रेटरी। ऑल इंडिया जो किसान सभा का गठन हुआ था, अखिल भारतीय किसान सभा जो था, उसके सेक्रेटरी थे NG रंगा। मैंने नरेंद्र देव जो बोला वो गलत था, सॉरी फॉर दैट। NG रंगा उसके सेक्रेटरी थे। एनीवे, अलग चीजें, वो अलग कहानी है, पढ़ेंगे उसके बारे में भी आएगा। एंड इंदु लाल याग्निक, ये भी रिलेटेड थे इसी से ही, लेफ्ट विंग से ही। who worked outside the framework of any organized left wing party। इन्होंने किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं किया, ये सब इंडिविजुअल थे जो कि लेफ्ट को बिलीव करते थे। नेक्स्ट, consistent and militant anti-imperialism, anti-landlordism and the organization of workers and peasants in trade unions in Kisan Sabha, the acceptance of socialist vision of independent India, of the socialist program of the economic and social transformation of society and anti-fascist, anti-colonial, anti-war foreign policy। ये सब क्या है? ये सब है कंट्रीब्यूशन, लेफ्ट का कंट्रीब्यूशन है। कंसिस्टेंट एंड मिलिटेंट एंटी इंपेरियलिज्म इन्होंने किया, लगातार
इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ते रहे, मिलिटेंट तरीके से लड़ते रहे, अटैक भी किया इन्होंने, मिलिटेंट तरीके से करते रहे। एंटी लैंडलॉर्डिज्म थे, मानते थे कि कुछ ही लोगों के पास सारा जो लैंड है वो ठीक नहीं है, सबको मिलना चाहिए, लैंडलॉर्डिज्म ठीक नहीं है। इनका कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइज करने में वर्कर्स एंड पीजेंट्स को, ट्रेड यूनियन में बहुत बड़ा योगदान रहा। किसान सभा जो बना इन्हीं का योगदान था, लेफ्ट आइडियोलॉजी का ही ये सब रिजल्ट है। एक्सेप्टेंस ऑफ सोशलिस्ट विजन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, कि भारत जब आज़ाद होगा तो सोशलिस्ट विजन रहेगा उसका, ठीक है। इसलिए आज के डेट में भी हमारे दिखता है कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट प्रोग्राम है, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक इमांसिपेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, एवरीथिंग दीज वर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेफ्ट विंग। आगे बढ़ेगा। लेफ्ट इनवेरिएबली फॉट द डोमिनेंट कांग्रेस लीडरशिप ऑन द रॉन्ग इशू। अब इनके कुछ रॉन्ग फुट्स भी हैं, इनके कुछ रॉन्ग डिसीजंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि ये कांग्रेस लीडरशिप से लड़ते रहे, लगातार लड़ते रहे, लेकिन जो इशू था जिस पे लड़ते थे वो रॉन्ग था। प्लस बात करूँ अगर लेफ्ट की, तो इट ऑल्सो फेल्ड टू शो आइडियोलॉजिकल एंड टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल नहीं थे, एक जगह अड़ गए बिल्कुल, क्लास को लाएंगे, वर्किंग क्लास को लेके आएंगे, सोशलिज्म फैलाएंगे, उसी में कभी इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई नहीं जो कांग्रेस दिखाती थी। कभी सरकार के साथ मिल जाती थी, कभी सरकार के अगेंस्ट हो जाती थी, कभी कुछ कर देती थी, कभी फ्लेक्सिबल थी, लेकिन ये लोग फ्लेक्सिबल नहीं थे। इट्स मोस्ट सीरियस चार्ज ऑन द कांग्रेस वाज कि ये लोग हमेशा इंपीरियलिज्म के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो कि कांग्रेस बड़े आसानी से गलत प्रूफ कर देती थी। बोलती थी कि यार कॉम्प्रोमाइज करना ही होता है तो हम ये मूवमेंट ही नहीं चलाते, बोला हम नहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इसको प्रूव कर देती थी कांग्रेस में से। तो ये जो चार्ज था ना, ये रॉन्ग इशू पे चार्ज था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे फेल टू मेक डीप स्टडी ऑफ द इंडियन रियलिटी, डोमिनेंट कांग्रेस लीडरशिप एज ए बर्जुआ। ये इनकी कमी थी कि ये समझ नहीं पाए कि जो कांग्रेस की लीडरशिप था वो बर्जुआ को सपोर्ट नहीं करता था। ये मानते थे कि ये बर्जुआ ही है जो कि सपोर्ट करते हैं इंपीरियलिज्म को, ठीक है। ये मास मूवमेंट तो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ऐसा मानना था इनका, लेकिन ये एक्चुअली सपोर्ट करते हैं बर्जुआ को। ये इनका गलत स्टडी था इंडियन रियलिटी। यार कांग्रेस को ही तो मास सपोर्ट करता था ना, क्यों करता था? अगर वो पता होता कि बर्जुआ को सपोर्ट करता है तो करता मास सपोर्ट, नहीं करता ना। ये गलत स्टडी इन्होंने की। साथ में इन्होंने, लेफ्ट विंग वालों ने कॉन्स्टेंटली काउंटर पोज किया आर्म्ड स्ट्रगल टू नॉन वायलेंट, ठीक है। इन्होंने कहा कि नॉन वायलेंट फेल है यार, नहीं चलता है, वो कहता है आर्म स्ट्रगल करो। गांधी मानते थे कि नहीं, नॉन वायलेंस ही सही है, मैं सक्सेस पाया हूँ इसमें, इसी से जीतूंगा। पर ये मानते थे कि आर्म्ड स्ट्रगल एक सुपीरियर फॉर्म नॉन वायलेंस के ऊपर, ठीक है। और ये दे rather than concentrating on the nature of mass involvement and mobilization and ideology, इनका फोकस था आर्म्ड स्ट्रगल करो। ये ऑर्गेनाइज नहीं करते थे मास मूवमेंट को कभी भी, बस ये जनता को कहते थे कि भाई आर्म स्ट्रगल होना चाहिए, आर्म्स से एक बात पे अड़ गए थे। लेकिन क्या आर्म स्ट्रगल के लिए जनता तैयार है? क्या मोबिलाइज कर पाओगे उतने मास को जो आर्म्स लेके आ जाए, लड़ने के लिए तैयार हो जाए? तो ये सब चीजों में फेल थे। आगे बढ़ते हैं। All efforts at forging a united front of left-wing elements ended in frustration. कई बार इन्होंने कोशिश किया कि जो डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप हैं सब मिल के आए, साथ में काम करें, लेकिन इतना मतभेद था। एग्जाम्पल के तौर पे नेहरू और बोस का, दे कुड नॉट वर्क टुगेदर फॉर ए लॉन्ग एंड बिकट and they for a long time and they bickered publicly in 1939 जब बोस ने खुद को ड्रिफ्ट कर लिया, सोशलिस्ट ड्रिफ्टेड अपार्ट फ्रॉम 1939 ऑल्सो। बोस के साथ जो सोशलिस्ट वो भी अलग हो गए बाद में 1939 में। बोस के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर दिया उन्होंने, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर दिया। तो खुद साथ मिलकर काम नहीं कर पा रहे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कांग्रेस में भी मतभेद होते थे, ऐसी बात नहीं है, वहां पर भी बहुत ज्यादा मतभेद होते थे, लेकिन वो टूटते नहीं थे, यही खास बात थी।
जिसकी वजह से सक्सेसफुल रहे। आगे बढ़ते हैं। CSP and the communists made Herculean effort to work together from 1935 to 40। ये दोनों साथ में मिलकर काम करना चाहते थे, CSP और CPI। 1935 से 40 के बीच में बहुत सारा एफर्ट भी डाला इन्होंने कि साथ मिलकर काम करेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन अंत में रिजल्ट क्या हुआ? द CSP opened seats but they soon drifted apart। मतलब आए थे साथ में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने अपना दरवाजा खोल दिया कम्युनिस्ट के लिए, एंड्रॉइस्ट के लिए 1935 में, कि जो मतलब 1934 में सरकार ने इनको इलीगल घोषित किया था, वो इलीगलिटी से बच के ये लोग अगर CSP में आ जाएंगे तो क्या होगा कि ये लीगल घोषित हो जाएंगे और लीगली काम करेंगे, पॉलिटिकल वर्क करेंगे। लेकिन बाद में फिर से ये दुश्मन हो गए एक दूसरे के। थोड़ी दिन ही बाद, कुछ ही समय बाद ये लोग ड्रिफ्ट हो गए, एक दूसरे से अलग हुए। फिर से CSP ने कोशिश किया था, डेफिनेटली किया था, कि कम्युनिस्ट जो थे 1935 में आ जाएं और इसमें मिल जाएं और एक लीगल एंटिटी की तरह काम करें, जिसको सरकार ने बैन किया हुआ था। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बिल्कुल बैन कर रखा था, CPI पार्टी बैन थी 1934 में। उनको लीगल बनाने का ये प्रयास फेल हो गया। आगे बढ़ते हैं। द लेफ्ट डिड सक्सीड इन मेकिंग ए बेसिक इम्पैक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी। ऐसा नहीं कि खाली लेफ्ट का कमी ही हम बात करें, थोड़े अच्छी बातों को भी बात कर लेते हैं। लेफ्ट ने सक्सेस पाया बेसिक इम्पैक्ट बढ़ाने में इंडियन सोसाइटी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर। बेसिक इम्पैक्ट से मेरा मतलब ये है कि जो वर्किंग क्लास है वो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करने लगा इंडियन सोसाइटी में। ये अवेयरनेस आई कि हाँ ये भी कोई चीज़ होती है। इम्पैक्ट ऑन द कांग्रेस, कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया सोशलिज्म को, और कांग्रेस में बहुत सारा चेंज आया सोशलिस्ट लेफ्ट आइडियोलॉजी के आने के बाद। जो लेफ्ट था वो 1/3 ऑफ वोट उसका था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में। 1/3 ऑफ वोट था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। इम्पॉर्टेंट जितने इशू होते थे तो उसमें 1/3 ऑफ वोट होता था किसका? लेफ्ट का। ये भी कांग्रेस को इन्फ्लुएंस कैसे किया, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। 1/3 वोट होता था इनका, कोई भी इंपॉर्टेंट इशू में जब वोटिंग होती थी तो इनका 1/3 सपोर्ट, बहुत बड़ा होता है यार 1/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Nehru was able to nominate 3 prominent socialists, Acharya Narendra Dev, Jayaprakash Narayan and Achyut Patwardhan to his working committee। नेहरू ने जब वर्किंग कमेटी अपनी बनाई थी तो उसमें देखो सोशलिस्ट को ही रिक्रूट किया था, नॉमिनेट किया कराया था। और किसको किसको? जयप्रकाश नारायण को, आचार्य नरेंद्र देव को और अच्युत पटवर्धन को। ये भी इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है लेफ्ट विंग का। कुछ और अचीवमेंट्स की बात करें तो द इम्पैक्ट ऑफ लेफ्ट ऑन नेशनल मूवमेंट वाज रिफ्लेक्टेड इन द रिजोल्यूशन ऑन द फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। कराची सेशन याद करो, कराची सेशन कब हुआ था? कराची सेशन याद आया? उसमें क्या हुआ था? इम्पोर्टेंट क्या था उसमें? फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसी का रिजोल्यूशन लिया था कि हमारी कंट्री का जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा। ये भी इम्पैक्ट किसका था? लेफ्ट का। लोगों के राइट के बारे में बात करना, इकोनॉमिक राइट के बारे में बात करना, सरकार का स्वरूप कैसा होगा, ये सभी अचीवमेंट लेफ्ट आइडियोलॉजी के वजह से ही हुआ। पैचपुर सेशन हुआ था 1936 में, जिसमें कांग्रेस ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो दिया था। उसमें बोला था कि हम एक मैनिफेस्टो में इन्होंने सोशलिज्म को की जिक्र की थी। ठीक है, ये भी एक अचीवमेंट है लेफ्ट विंग का ही कि कांग्रेस अपने खुद के मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहती है कि हम लोग किसान के लिए काम करेंगे, वर्किंग क्लास के लिए काम करेंगे, उनके इमांसिपेशन, सोशल इकोनॉमिक इमांसिपेशन की बात की इन्होंने, इनका मैनिफेस्टो था। देन नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन की कमेटी का गठन 1938 में, ये भी किसका योगदान था? ये भी सोशलिज्म का ही, लेफ्ट आइडियोलॉजी का ही योगदान था। द इंक्रीजिंग शिफ्ट ऑफ गांधी जी टुवर्ड्स रेडिकल पोजिशन ऑन इकोनॉमिक एंड क्लास इशू, दिस इज ऑल्सो कंट्रीब्यूशन ऑफ लेफ्ट विंग।
द फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ये भी कंट्रीब्यूशन है इनका, ये सारे कंट्रीब्यूशन है। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का भी गठन जो हुआ, द कन्वेनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस 1936 में। एमसीक्यू कब हुआ था? फर्स्ट ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस 1936 में। ये भी मेजर अचीवमेंट्स है लेफ्ट विंग के। दे वर वेरी एक्टिव इन द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ऑल्सो। तो मतलब हर चीज में इनका योगदान बहुत ही सराहनीय था, सराहनीय रहा। और ओवरऑल कहें तो इनका योगदान बहुत जबरदस्त था। ठीक है, इसी के साथ ये क्लास खत्म होता है। आई होप कि आपको मजा आया होगा इस क्लास में। मजा आया तो मजे को व्यक्त करना सीखो। बताओ मुझे कैसा लगा क्लास। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स, दैट्स ऑल।